आप सभी बंधुओं को नमस्कार। आज के दिन हम चर्चा करेंगे स्वदेशी आत्मनिर्भरता और भारतीय अर्थव्यवस्था विषय पर। और आज का संयोजन आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत आयोजित है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पेज पर मुझे स्वदेशी आत्मनिर्भरता एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा वार्ता करने के लिए संगठन के लोगों द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया और चर्चा के लिए मुझे अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए मनीष जी और उनसे जुड़े हुए और समूची टीम आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के आंदोलन में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहभागिता कर रहे लोगों का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत वंदन करता हूं और अपना विषय इस आलोक में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस व्यावहारिक बात को अधिकांश लोगों तक ये बात पहुंचे, अधिकांश लोग इसको अपने व्यवहार में अपनाएं। बहुत सहज और सरल बातों के तहत के द्वारा मैं अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया में अर्थ बहुत प्रधान रहा है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि अर्थ मुद्रा का पर्याय भी नहीं रहा है। अर्थ प्रधान रहा है लेकिन अर्थ मुद्रा का पर्याय नहीं रहा है, यह सच्चाई है दुनिया की। अर्थशास्त्र ने अर्थ का अध्ययन करते हुए या करते करते या उसमें डूबते उतराते या उसके भ्रमजाल में फंसते फंसते एक ऐसे मुकाम पर, ऐसे बिंदु पर, ऐसे धरातल पर अपने आप को अर्थशास्त्र ने पहुंचा दिया कि वह अर्थ का विषय न रहकर केवल मुद्रा का विषय बनकर रह गया। और इस आलोक में जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम मुद्रा व्यवस्था की बात नहीं करते हैं। इस बात का हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम मुद्रा आधारित व्यवस्था का ध्यान नहीं रखते, विचार नहीं करते, व्यवहार नहीं करते, उसके प्रयोजन से अपना संबंध नहीं रखते, तो इसका अर्थ है कि स्वाभाविक और सहज अर्थों में हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे होते हैं और हम अर्थव्यवस्था का सटीक संयमित मूल्यांकन कर रहे होते हैं, अर्थव्यवस्था का सटीक और व्यवस्थित व्यवहार कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया में अर्थ को मुद्रा आधारित बनाया किसने? जिस मुद्रा को अर्थ का अवलंबन करना चाहिए था, अर्थ का अनुसरण करना चाहिए था, अर्थ के पीछे पिछलग्गू बनकर चलना चाहिए था, वह अर्थ और वह अर्थव्यवस्था मुद्रा के पीछे पिछलग्गू बनकर चला दी गई। उसको उसका अनुसांगिक संस्करण बना दिया गया, उसका पिछलग्गू बना दिया गया, उसका अनुचर बना दिया गया। यह सबसे बड़ी विडंबना और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी और इसी के कारण हम पूरी दुनिया में सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू आय, प्रति व्यक्ति व्यय, मंदी आदि विषयों की चर्चा करने लगे, क्योंकि हम प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्यांकन मुद्रा में करने लगे। और मुद्रा में जब हम मूल्यांकन कर लेते हैं तब उसका उपयोग और व्यवहार करना आरंभ करते हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना दुनिया के सामने पूंजीवाद और पूंजीवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप आए हुए साम्यवाद ने पूरी दुनिया में स्थापित किया और कहीं न कहीं भारत भी उसकी आगोश में, उसके प्रभाव में आना शुरू हो गया। और आज भी उसके प्रभाव में भारत किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए जब हम अर्थ का अध्ययन, अर्थव्यवस्था का अध्ययन मुद्रा आधारित करते हैं और जब हम अर्थ या अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन अर्थ
और अर्थ आधारित व्यवस्था अर्थात व्यवस्था आधारित समाज और संस्कृति देश और काल परिस्थिति के अनुसार करते हैं, तो इन दोनों में बड़ा फर्क होता है, बहुत व्यापक अंतर होता है। और उसी अंतर के कारण सवाल बड़ा समीचीन खड़ा होता है कि आपको अर्थ के अनुसार व्यवस्था चाहिए या व्यवस्था के अनुसार अर्थ चाहिए। एक दूसरा भी सवाल खड़ा होता है कि आपको अर्थ चाहिए या मुद्रा चाहिए, मुद्रा चाहिए या अर्थ चाहिए। आपके जीवन में, आपके समाज में, आपके व्यक्तित्व में मुद्रा सर्व प्रमुख तत्व है या अर्थ प्रमुख तत्व है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि अर्थ का केवल एक प्रकार है मुद्रा। अर्थ के बहुत सारे प्रकार हैं। व्यक्ति का भी मूल्यांकन करेंगे, व्यक्ति के कार्य व्यवहार का भी मूल्यांकन करेंगे, तो उसका भी एक अर्थ होता है, एक प्रयोजन होता है, एक उद्देश्य होता है। पृथ्वी पर जितने भी तत्व जीव पदार्थ हैं उनका एक अर्थ है, और उन एक अर्थों में मुद्रा उसका अर्थ का एकमात्र अर्थ नहीं है। मुद्रा अर्थ के विभिन्न अर्थों में एक अर्थ है। मेरी शब्दावली पर अगर आप ध्यान देंगे, मुद्रा अर्थ के अनेक अर्थों में एक अर्थ है। अर्थ मुद्रा का पर्यायवाची नहीं है, मुद्रा अर्थ का पर्यायवाची नहीं है। इस बात को हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। और इसलिए जब हम मुद्रा का मूल्यांकन करते हैं, मुद्रा के अवमूल्यन की चर्चा करते हैं या मुद्रा के मूल्यवान होने की चर्चा करते हैं, वह मुद्रा चाहे डॉलर में हो, चाहे रुपए में हो, चाहे येन में हो, चाहे जिस भी रूप में हो, उस बारे में हमको इस बात की चर्चा करनी पड़ती है। और जब हम इन सारे आलोक में चर्चा करते हैं तो हमको स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारा मार्ग यहीं से होकर जाता है। और वो मार्ग कैसे होकर जाता है, एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिस अर्थव्यवस्था का अध्ययन अर्थशास्त्र माना गया, और जो अर्थशास्त्र अपने आप को अर्थव्यवस्था का अध्ययन न करके केवल मुद्रा के अध्ययन करने का मार्ग और विषय बन गया, उस अर्थशास्त्र को यह समझना चाहिए था कि केवल मुद्रा अर्थ का अर्थ नहीं है, अर्थ का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन। और वस्तुओं और सेवाओं का जब मूल्यांकन हम करते हैं तो वह मूल्यांकन भी केवल मुद्रा में नहीं होता। वस्तुओं का वस्तुओं से मूल्यांकन, सेवा का सेवा से मूल्यांकन, सेवा का वस्तु से मूल्यांकन और वस्तु का सेवा से मूल्यांकन, यह अर्थव्यवस्था का प्रमुख अध्ययन का आधार होता है। और इसलिए मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली को कभी भी सुविचारित और सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था मान्यता नहीं देती। हमेशा सुविचारित और सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय प्रणाली को बढ़ावा देती है और उसी को मूल्यवान मानती है। हमारे कुछ बंधु थोड़ा धैर्य रखेंगे तो वो मैं वहां तक जरूर पहुंचना चाहता हूं, जहां तक पहुंचना इस मार्ग को स्पष्ट करते हुए जाना बहुत आवश्यक है। और जब हम वस्तुओं और सेवाओं पर आधारित विनिमय प्रणाली को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो उस विनिमय प्रणाली के कारण प्रत्येक वस्तु का उत्पादन करता अलग अलग व्यक्ति होता है, प्रत्येक वस्तु और सेवा का जिम्मेवार व्यक्ति अलग अलग होता है, और जो व्यक्ति जिस वस्तु का उत्पादन करता होता है, जिस व्यक्ति के पास जिस सेवा की विशेषज्ञता होती है, वह व्यक्ति अपने से दूसरे व्यक्ति से उन वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करता है जो वस्तु और सेवा उसके पास उपलब्ध नहीं है। और यह वस्तु और सेवा आधारित विनिमय प्रणाली होती है। उदाहरण के लिए हमारे पास दूध है
और किसी के पास सब्जी है तो हम अपना दूध उसको देकर एक हिस्सा और उसका एक हिस्सा सब्जी ले लेते हैं। ये वस्तु आधारित विनिमय प्रणाली है। लेकिन यदि हमारे पास दूध है, उसने रुपया देकर मुझसे हमारा दूध प्राप्त किया और हमने रुपया देकर उससे उसकी सब्जी प्राप्त की, इसका अर्थ यह हुआ कि हम पहले उस वस्तु का मुद्रा आधारित मूल्यांकन हमने किया और मुद्रा आधारित मूल्यांकन करने के बाद हमने मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली स्थापित किया। हमने वस्तु आधारित विनिमय प्रणाली स्थापित नहीं किया। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को हल चलाने आता है, एक व्यक्ति को शिक्षा देनी आती है। जो शिक्षा देता है वो शिक्षा देने का कार्य उसके बच्चों को करे, और जिसको हल चलाने आता है या खेती का कार्य करने आता है वह खेती का कार्य उन दोनों के लिए करे। दोनों में जो यह परस्पर निर्भरता होती है, उस परस्पर निर्भरता के कारण स्वदेशी का भाव जागृत होता है। क्योंकि जब वस्तु और सेवा आधारित विनिमय प्रणाली पर आपका ध्यान केंद्रित होगा तो निश्चित रूप से आप अधिकतम वस्तुओं के उत्पादन, अधिकतम सेवाओं की विशेषज्ञता हासिल करने का हमेशा आप यत्न, प्रयत्न और युक्ति स्थापित करेंगे अपने जीवन में। और स्वदेशी का अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्येक वस्तु और सेवा हम अपने घर में उत्पन्न कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु और सेवा एक स्थान पर एक व्यक्ति के यहां उत्पन्न नहीं होती। हम उत्पन्न करते हैं, हमारे परिवार के लोग उत्पन्न करते हैं, हमारे पड़ोसी उत्पन्न करते हैं, हमारा समाज उत्पन्न करता है, हमारा राज्य उत्पन्न करता है, हमारे देश में कहीं भी जो उत्पन्न होता है वह सब हमारा स्वदेशी है। और इन सब में परिवार में एक दूसरे के प्रति हम विनिमय प्रणाली वस्तु और सेवा का स्थापित करते हैं, पड़ोस से अपने विनिमय प्रणाली स्थापित करते हैं, अपने समाज में विनिमय प्रणाली स्थापित करते हैं, अपने देश में भी कहीं भी विनिमय प्रणाली स्थापित करते हैं। एक और इससे एक कदम आगे बढ़कर जब हम स्वदेशी का भाव अपनाते हैं तो स्वदेशी का अर्थ केवल अपने देश तक भी सीमित नहीं होता। हमारा पड़ोसी देश, हमारा मित्र देश, हमारा शुभेच्छु देश और इस पृथ्वी पर जो भी हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का शुभचिंतक है, प्रत्येक उस स्थान, देश और परिस्थिति में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु और सेवा पर हम अपने आप को अवलंबित करते हैं। और जिस पर हम अवलंबित अपने आप को करते हैं वह स्वाभाविक रूप से हमारे ऊपर, हमारे पास उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिए अवलंबित होता है। और इस कारण स्वदेशी का भाव बहुत व्यापक है। अनेक बार लोग सवाल पैदा करते हैं, पूछते हैं कि हमारे यहां, हमारे देश में यह उत्पादन नहीं होता, हम कहां से लें? आपके देश में नहीं होता, आपके मित्र देश में जहां होता है वहां से आप उसको प्राप्त करिए। आपके घर में नहीं पैदा होता है, आपके मित्र के घर में, पड़ोसी के घर में, आपके समाज में, आपके देश में जहां उत्पन्न होता है वहां से प्राप्त करिए। और इस कारण जब हम स्वदेशी का भाव हम अपनाते हैं और वह वस्तु और सेवा आधारित विनिमय प्रणाली, जो विनिमय प्रणाली हम अपनाते हैं वह वस्तु और सेवा आधारित विनिमय प्रणाली हम हमेशा हमको इस बात के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करती है कि हम अधिकतम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की विशेषज्ञता अपने पास हासिल करें और दूसरों को भिन्न प्रकार की विशेषज्ञता और वस्तुओं और सेवाओं की भिन्न अलग प्रकार की विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रेरित करें। और इस नाते जब हम वस्तुओं और सेवाओं आधारित विनिमय प्रणाली स्थापित करते हैं और मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली से दूरी बनाते हैं तो इससे स्वदेशी का ही भाव केवल जागृत नहीं होता, इससे परस्पर निर्भरता का भाव भी जागृत होता है।
परस्परावलंबन का भाव भी जागृत होता है। जो व्यक्ति हमको दूध देता है, जो व्यक्ति हमसे सब्जी लेता है, दोनों एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं, आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर उनका जीवन निर्भर करता है। और इस निर्भरता के कारण वो केवल लौकिक और भौतिक और वस्तुगत आधार पर ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन जब हम मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली अपनाते हैं, हमने 1 लीटर दूध लिया, किसी को 50 रुपया दिया, अब उसकी भैंस मर गई, उसके भैंस को चारा नहीं मिला, वो आदमी है या नहीं है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इमोशनल और भावनात्मक रूप से उससे नहीं जुड़ते हैं। हमारे अंदर परस्परावलंबन का भाव जागृत नहीं होता। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति सहयोग और साहचर्य का भाव, एक दूसरे के प्रति सहकारिता का भाव जागृत नहीं होता। और यह भाव जागृत नहीं होता तो इससे परिवार टूटता है, समाज टूटता है, देश भी टूटता है और राष्ट्र भी टूटता है। और इस कारण हमेशा हमको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम परस्परावलंबन पर निर्भर होते हैं तो हमारे स्वदेशी का भाव बहुत जागृत होता है, बहुत मजबूत आधार प्राप्त करता है और उसमें वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होती है। क्योंकि जिससे हम सब्जी ले रहे हैं और जो हमसे दूध ले रहा है, जो हमसे गेहूं ले रहा है और हमको चावल दे रहा है, वह दोनों चिंतित होते हैं कि हमको अच्छा मिलेगा, तभी मिलेगा जब हम अच्छा देंगे। लेकिन रुपए का कोई अस्तित्व, भावना की दृष्टि से मुद्रा का कोई अस्तित्व, चाहे वो दुनिया में जिस भी प्रकार की मुद्रा प्रणाली हो, उसका कोई भावनात्मक, कोई मनोवैज्ञानिक, कोई पारस्परिक साहचर्य, स्वावलंबन का भाव, परस्परावलंबन का भाव नहीं होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब तक परस्परावलंबन का भाव नहीं होगा, तब तक स्वावलंबन का भाव नहीं आएगा। और जब तक स्वावलंबन का भाव नहीं आएगा, तब तक आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। इस अर्थ में इन सारे बातों को हमको समझने की जरूरत है। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो हमको उस अर्थशास्त्र को समझने की आवश्यकता है जो सही अर्थों में अर्थव्यवस्था को समझता है। हमको उस अर्थशास्त्र को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है जो अर्थशास्त्र मुद्रा आधारित विवेचन विश्लेषण की प्रक्रिया में काल्पनिक आधार पर और वायुमंडलीय आधार पर उसका विवेचन विश्लेषण और मूल्यांकन करता है। मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली हमेशा स्वदेशी को, स्वावलंबन को, परस्परावलंबन को और आत्मनिर्भरता को हतोत्साहित करती है। उसको कभी प्रश्रय नहीं लेने देती, उसको कभी प्रश्रय मिलता भी नहीं। और इसलिए वस्तुओं और सेवाओं आधारित जो विनिमय प्रणाली होती है, उस विनिमय प्रणाली में व्यक्ति वस्तु और वस्तु की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखता है। और इसलिए ध्यान रखता है क्योंकि दूसरा भी उसके लिए ध्यान रखता है उसका। और इसलिए हम आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं, क्योंकि हम उस वस्तु और सेवा का पहले मूल्यांकन नहीं करते, उस वस्तु और सेवा का पहले मूल्य नहीं तय करते, मुद्रा आधारित मूल्यांकन नहीं करते कि उसने हमको 5 किलो आलू दिया तो 5 किलो आलू की कीमत हो गई 150 रुपए या 125 रुपए या 100 रुपए। अब 5 किलो आलू उसने दिया है तो हमको उसको 50 रुपए किलो लीटर दूध के हिसाब से उसको 2 ही लीटर दूध देना चाहिए। यह मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली इसको प्रोत्साहित करती है। लेकिन जो वस्तु और सेवा आधारित विनिमय प्रणाली है, वह विनिमय प्रणाली एक दूसरे पर जो अवलंबित हैं, आश्रित हैं, निर्भर हैं, परस्परावलंबन जिनका है एक दूसरे के प्रति, वो दोनों एक दूसरे की आवश्यकता का ध्यान रखते हैं कि उसको अगर 1 ही लीटर दूध की जरूरत है
और वो सोचता है उसको 4 किलो आलू की जरूरत है, तो वो 1 लीटर दूध देता है, उसके 4 किलो आलू लेता है। और वो घाटा मुनाफा के आधार पर मूल्यांकन नहीं करते। वो घाटा मुनाफा भी हमेशा ऑटोमेटिक बराबरी पर रहता है। कभी उसका घाटा होता है, कभी उसका घाटा होता है, कभी उसका मुनाफा होता है, कभी उसका मुनाफा होता है। और यह परस्परावलंबन का भाव भारतीय अर्थव्यवस्था का आदिकाल से, प्राचीन काल से आधार रहा है। और यह जो आधार है, यही आधार स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को पल्लवित एवं पुष्पित करता है। जब हम किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन किसी देश में जितना करते हैं, हमारी सकल घरेलू उत्पादन कितना है, सकल घरेलू आय कितना, इसका मूल्यांकन जब हम मुद्रा में करने लगेंगे, आप देखिए तकनीकी रूप से, व्यावहारिक रूप से यह कितना अदूरदर्शी और कितनी गलत व्याख्या है। सत्य और वास्तविकता से तक पहुंचने से हमको कितना रोकती है। यह इसका उदाहरण है कि हम जब प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण करते हैं, प्रति व्यक्ति व्यय का निर्धारण करते हैं, सकल घरेलू आय और सकल घरेलू उत्पादन का विवेचन विश्लेषण करते हैं, तो हम वास्तविक आधार तक नहीं पहुंच पाते, नहीं जा पाते। हमकी वास्तविकता हमको प्राप्त नहीं हो पाती। और इसलिए हमको स्वदेशी अपनाने का एक प्रमुख मार्ग है, हमको बिंदुवत इसको समझना चाहिए कि स्वदेशी का अर्थ हम जो उत्पादन करते हैं, हमारे घर के लोग जो उत्पादन करते हैं, हमारे पड़ोसी जो उत्पादन करते हैं, हमारे नगर के लोग जो उत्पादन करते हैं, हमारे समाज के जो लोग उत्पादन करते हैं, और जो हमारे देश में संपूर्ण उत्पादन होता है, और इससे भी आगे बढ़कर हमारे मित्र देश, हमारे सहयोगी देश और इस समूची पृथ्वी पर जहां भी उत्पादन होता है, और जो हमारा शुभचिंतक है हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, वह सब हमारा स्वदेशी का भाव है। और वही स्वदेशी का भाव हमको स्वावलंबन की तरफ ले जाता है। स्वावलंबन और परस्परावलंबन की तरफ ले जाने के लिए स्वदेशी का यह भाव हमेशा मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली को अस्वीकार करता है, उसको झूठा और गलत बनाता है, वह अर्थहीन होता है, उसका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। यह स्वदेशी का जो वास्तविक भाव है, सच्चा भाव है, जिससे सही अर्थों में स्वदेशी स्थापित होती है, वह स्वदेशी का भाव हमेशा मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली नहीं, वह हमेशा वस्तुओं और सेवाओं आधारित विनिमय प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। और जिस समाज में 2/3 से अधिक विनिमय प्रणाली वस्तुओं और सेवाओं पर आधारित होती है, वह समाज और राष्ट्र कभी भी मंदी की समस्या से नहीं जूझता, कभी भी प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति व्यय के व्यापक और बड़े अंतराल से नहीं गुजरता, वहां कभी भी गरीबी अमीरी की बहुत बड़ी खाई नहीं हो सकती, उस समाज में हिंसा और विद्वेष का भाव नहीं हो सकता, वह समाज टूटने और बिखरने की स्थिति में कभी नहीं पहुंच सकता। अनेक बार लोग प्रश्न करते हैं कि मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली बहुत आसान, आप 50 रुपया लेके जाइए, 1 लीटर दूध मार्केट से खरीद के चले आइए। लेकिन यह मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली व्यक्ति को वहां तक भी पहुंचाती है, जब आप एकाकी जीवन जीते हैं, तो उस एकाकी जीवन में जब आप बीमार पड़ते हैं, आपका एक्सीडेंट होता है, आप अस्पताल में जाते हैं, तो आप उसी समाज, उसी पड़ोस, उसी परिवार के अन्य लोगों से अपेक्षा करते हैं कि हमारा सहयोग करने वाला कोई नहीं है, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, हमको एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। आप इस बात का विचार किए बगैर उस मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली में सस्ती लोकप्रियता के आधार पर, सस्ते आरामदायक व्यवस्था के आधार पर
उस आराम तलबी का आधार व्यक्ति को कमजोर करता है, व्यक्ति को कुंठित करता है, व्यक्ति को हताश और निराश करता है, व्यक्ति को अवसाद की तरफ ले जाता है। एकाकीपन अवसाद का बहुत बड़ा कारण है। वो आत्महत्या के लिए आपको प्रेरित करता है। वस्तुओं और सेवाओं आधारित विनिमय प्रणाली व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ कर रखता है। एक परिवार में 4 भाई हैं। एक भाई यदि चावल का उत्पादन करता है, एक भाई गेहूं का उत्पादन करता है, एक भाई दूध का उत्पादन करता है, एक भाई सब्जी का उत्पादन करता है, और चारों के पास 4 चीजें हैं। चारों एक दूसरे को बांट लेते हैं, एक दूसरे को दे लेते हैं आपस में। दूध वाला सबको दूध दे देता है, सब्जी वाला सबको सब्जी दे देता है, चावल वाला सबको चावल दे देता है, गेहूं वाला सबको गेहूं दे देता है। वह परस्पर निर्भरता एक दूसरे को भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से जोड़ती है। वो परिवार का भाव, समाज का भाव, राष्ट्र का भाव, देश का भाव बढ़ता है। उसमें आत्मीयता का भाव, परस्परावलंबन का भाव बढ़ता है। और वह थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी कठिन होकर भी व्यक्ति को बहुत कुछ प्राप्त करा देता। प्राचीन काल में नहीं, आज से 25, 30, 40 साल पहले, और आज भी गांव में आप देखिए कि जिनके पास कोई रुपया नहीं आता है, उनका भी जीवन बहुत सहज और सरल तरीके से आपसी सहयोग और साहचर्य से चलता है। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, उनको रुपए की जरूरत नहीं है। रुपया चाहिए क्या? उनके यहां सरसों है, मार्केट में गए, सरसों दे दिए सब्जी वाले को, और सब्जी वाले से सब्जी लेकर चले आए। और मार्केट में जो हाट बाजार गांव में लगती है साप्ताहिक, उस हाट बाजार में जाते हैं, बहुत सहजता से दिए और लिए और चले आए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गांव में एक व्यक्ति के यहाँ कोई जो दूध का उत्पादन करते हैं, उनके यहाँ गए और एक किलो दाल लिए गए कि चाचा, बाबू, भैया, ताऊ कहा उन्होंने कि ये हमारे दाल लीजिए, आप दाल खाइए, हमको दूध की जरूरत, हमको दूध दे दीजिए। इस आधार पर जब हम कोई कार्य व्यवहार करते हैं तो हमको भारत इस व्यवस्था का पोषक रहा है। और भारत की अर्थव्यवस्था इसी नाते अब तक पिछले 100 साल में, 120 साल में मंदी के जो 4 दौर पूरी दुनिया में आए, उन चारों दौरों में भारत उससे निपट कर, अलग होकर, आगे बढ़कर इसीलिए बच पाया। भारत में जब से भी निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण जैसी काल्पनिक, भ्रमात्मक, मुद्रा आधारित आर्थिक व्यवस्था का वातावरण जब से दुनिया में बना है, उस दुनिया ने न केवल लघु और कुटीर पैमाने के उद्योगों को निष्प्रभावी करने की, खंडित करने की, चूर चूर करने की कोशिश की, न ही गरीबी और अमीरी की खाई को न केवल बहुत बढ़ा दिया, और इस नाते भारत भी आज उस तरह की समस्याओं से जूझने के लिए विवश हो रहा है। और इस व्यवस्था का कारण, भारत जब देश आजाद हुआ तो आप देखिए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका और सोवियत संघ एक साथ रहकर युद्ध लड़ रहे थे, जो पूंजीवाद और साम्यवाद के केंद्र बिंदु और ध्रुव के रूप में उभरे थे, उसका ध्यान किए बगैर, उनके मूलभूत सिद्धांतों, बातों, व्यवहारों का मूल्यांकन किए बगैर भारत में अदूरदर्शी और अज्ञानतापूर्ण तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू कर दी गई। अदूरदर्शी और अज्ञानतापूर्ण तरीके से भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति विदेश नीति के रूप में लागू कर दी गई, और जो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू किए वह पूंजी आधारित, और वह अर्थव्यवस्था साम्यवादी आधारित। वो दोनों अर्थव्यवस्थाओं का आधार मुद्रा है। मुद्रा के आधार पर वो प्रत्येक चीज का मूल्यांकन करते हैं, और मुद्रा के आधार पर वो मूल्यांकन करके एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित होते हैं। भारत की व्यवस्था के आधार पर देश के आजाद होने के बाद जो खड़ा होना चाहिए था, देश को मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए था, बजाय उसके हम पूंजी आधारित और साम्यवादी आधारित, मार्क्सवादी विचारधारा आधारित अर्थव्यवस्था के युग्म को स्वीकार करके अपने देश का सत्यानाश करने की कोशिश किए। और उस सत्यानाश करने की कोशिश का ही परिणाम था कि जिस प्रकार रूस 1988, 89, 90 में साम्यवाद का दामन फेंक कर पूंजीवाद के आगोश में उसको मजबूरी में जाना पड़ा, और आज दिखावे भर के लिए उसके पास साम्यवाद का मॉडल है
और सारी व्यवस्था पूंजीवाद के आगोश में है। जिस प्रकार माओ से तुंग के 1976 में निधन के बाद 1978 में पूंजीवाद का मॉडल चाइना ने ओढ़ा और केवल दिखावे भर के लिए मार्क्सवाद का तानाशाही शासन है और संपूर्ण विकास की प्रक्रिया उसकी पूंजी आधारित है, उसने हमेशा जो चीज वस्तु पदार्थ आकर्षक दिखती है, तत्काल आनंद प्रदान करती है, क्षणिक आनंद प्रदान करती है, स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ झुकाव बढ़ता है। जब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की गई तो उसी दिन यह तय हो गया कि यह अर्थव्यवस्था एक न एक दिन पूंजीवाद की तरफ झुकते झुकते झुक जाएगी और उसकी तरफ चली जाएगी और पूंजीवाद का दामन भारत को भी ओढ़ना पड़ेगा। और भारत भी पूंजीवाद का जब दामन ओढ़ेगा तो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता और वास्तविक मूलभूत भारतीय अर्थचिंतन, भारतीय अर्थव्यवस्था तिरोहित होगी, खंडित होगी, टूटेगी। इसलिए भारत में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता और वास्तविक अर्थों में अर्थव्यवस्था को समझने की रीति नीति का आधार है वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय प्रणाली को विकसित करना, वस्तु एवं सेवा आधारित विनिमय प्रणाली को विकसित करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना, और मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली को हतोत्साहित करना, निग्लेक्ट करना, उसको छोड़ना, उसको हेय समझना और उसको एकदम दरकिनार कर देना। हमेशा इस बात को ध्यान में रखकर यदि हम स्वदेशी का विचार करेंगे, यदि हम आत्मनिर्भरता का विचार करेंगे, तो स्वदेशी से लेकर आत्मनिर्भरता तक का जो मार्ग है वह मार्ग हमको स्वावलंबन और परस्परावलंबन होते हुए समाज, परिवार, राष्ट्र को एकीकृत संयुग्म करते हुए सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू आय, प्रति व्यक्ति व्यय, मुद्रास्फीति, मंदी आदि विडंबनापूर्ण, गंदी, भौड़ी और विकृत मुद्रा आधारित संकल्पनाओं से मुक्त करके वह स्वदेशी का भाव व्यक्ति को उस आत्मनिर्भरता तक पहुंचाती है। यदि आप स्वदेशी के भाव को आत्मनिर्भरता के मुकाम तक, लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके बीच में यह मार्ग आपको 3 विडंबनाओं से मुक्त करता है। पहली विडंबना है कि वह आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके देश और राष्ट्र को टूटने से बचाता है। दूसरी विडंबना है कि व्यक्ति में सहयोग, साहचर्य, समन्वय और सहकारिता का भाव पल्लवित और पुष्पित होता है। इसके नाते व्यक्ति एकाकीपन से मुक्त होता है और एकाकीपन से जब व्यक्ति मुक्त होता है तो वह अवसाद में जाने से बचता है, वह आत्महत्या करने से बचता है, वो विकृत मानसिकता में जाने से बच जाता है। और तीसरा, यह स्वदेशी का भाव व्यक्ति के अंदर प्रेम का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव उत्पन्न करता है। मानवीय सकारात्मक मनोवेगों का उदय होता है। व्यक्ति अंदर से पुरुषार्थी और मजबूत होता है। व्यक्ति के अंदर कर्तव्य निष्ठा आती है। व्यक्ति सशक्त बनता है। उसके अंदर समर्पण का भाव जागृत होता है। नकारात्मक मनोवेगों का तिरस्कार वह करता है। इसलिए हमको स्वदेशी से आत्मनिर्भरता तक जाने का जो मार्ग है वह आरंभ होता है, वह भी 3 चरणों से होकर वहां तक पहुंचाता है व्यक्ति को। पहले तो आप मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली का त्याग करके वस्तु और सेवा आधारित विनिमय प्रणाली को अपनाइए और समाज एवं देश में 2/3 से अधिक, 2/3 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं आधारित विनिमय प्रणाली को स्थापित करिए। दूसरा, व्यक्ति में स्वावलंबन और परस्परावलंबन का भाव जागृत करने के लिए प्रेरित करिए। यह भी वस्तुओं और सेवाओं आधारित विनिमय प्रणाली से आता है। और तीसरा,
यह जो तीसरा चरण है इसका, वह तीसरा चरण सहकारिता को, साहचर्य को बढ़ावा देता है, एक दूसरे पर निर्भरता को प्रोत्साहित करता है, परस्पर निर्भरता आत्मनिर्भरता को प्रेरित करती है। इन शब्दों को हमेशा ये ध्यान में रखेंगे तो ये सारी बातें हमको ध्यान में आएंगी। निष्फल और अर्थहीन मुद्रा प्रणाली का तिरस्कार, स्वदेशी को स्वीकार करना, वस्तुओं और सेवाओं आधारित विनिमय प्रणाली को प्रोत्साहित करना, परस्परावलंबन और स्वावलंबन का भाव जागृत करना, परस्पर निर्भरता का भाव विकसित करना और परस्पर निर्भरता के आधार पर आत्मनिर्भरता के वातावरण का सृजन करना, यह भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक और व्यवस्थित आधार को स्थापित करती है। और इसलिए हम पुनरावलोकन जब अर्थ का करते हैं भारत में, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम जो गुट निरपेक्षता की नीति है, उस नीति को 100% और पूरी तरह हटाकर, निकालकर, फेंक कर, फिर दूसरे चरण में पूंजीवाद के इस मॉडल को वैश्विक निजीकरण और उदारीकरण, इस मॉडल से हमेशा हटाकर, फेंक कर हमको इसका विचार करना पड़ेगा और यह ध्यान रखना पड़ेगा इस दृष्टि से इसको स्थापित करने के लिए, क्योंकि यही सच्ची वास्तविकता है भारत की। और उस वास्तविकता पर अब चिंतन, मनन, विचार और व्यवहार करना भारत ने शुरू किया है। प्राथमिक आवश्यकता व्यक्ति की होती है भोजन, वस्त्र, मकान, और इसी परस्परावलंबन के कारण, इसी स्वावलंबन के कारण, इसी परस्पर निर्भरता के कारण, इसी आत्मनिर्भरता के कारण भोजन, वस्त्र, मकान हमेशा रहता है। समाज पोषित होता है भोजन, वस्त्र, मकान, उसमें सरकार की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गरीबी और अमीरी की इतनी लंबी खाई वहां नहीं होती। एक दूसरे का चिंतन, मनन, विचार करता है, एक दूसरे के लिए अपनी उपयोगिता समझता है, एक दूसरे के काम आना अपना कर्तव्य, ड्यूटी और कर्तव्य अधिकार समझता है। तो प्राथमिक आवश्यकता व्यक्ति की भोजन, वस्त्र, मकान की समस्या का यह निराकरण कर देता है, यह विचार। दूसरा, जो दूसरी आवश्यकता है चिकित्सा और शिक्षा की, इसके लिए हमेशा सरकार पोषित व्यवस्था का यह अवलंबन करने के लिए प्रेरित करती है और सरकार का सहयोग समाज करता है। तीसरी जो व्यवस्था है, वह तीसरी व्यवस्था है संचार की, परिवहन की, ऊर्जा की। उसकी व्यवस्था सभी मिलकर करते हैं, समेकित रूप से करते हैं। और इस नाते जो चौथी कृत्रिम आवश्यकता व्यक्ति की पड़ती है, मनोरंजन आदि की, उस मनोरंजन की व्यवस्था के लिए उसको कृत्रिम या फिल्मी साधनों का उपयोग नहीं करना पड़ता। वह अपने समाज में ही मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम और उपक्रम रच लेता है। वो जितने भी प्रकार के भारत में लोक गीत हैं, लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय संगीत हैं, उन सब का विकास आप देखेंगे, चाहे काशी घराना हो, चाहे धारवाड़ का घराना हो, उन सब का विकास स्वाभाविक रूप से इसी जनमानस द्वारा, लोक के कृतित्व के द्वारा स्वयं से उपजा हुआ विधान है। वो स्वयं से निकला हुआ विधान है और उसके लिए उसको किसी कृत्रिम साधन का 500 1 रुपया 1000 रुपया खर्च करके किसी मॉल में जाकर, सिनेमा हॉल में जाकर उसको सिनेमा देख के मनोरंजन नहीं करना पड़ता, बल्कि उस मनोरंजन को करके जब आता है तो और डिप्रेशन में चला जाता है और अवसाद में चला जाता है और पीड़ित महसूस करता है और कुंठित महसूस करता है। और जो घर में हम अपना मनोरंजन करते हैं, गांव में आप देखिए कि कहरौआ है, अहिरौआ है, धोबियौआ है, इतने प्रकार के लोक नृत्य, इतने प्रकार के लोक गायन, इतने प्रकार के वाद्य यंत्र
आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और इस सब के कारण आत्मनिर्भरता आती है, आत्मनिर्भरता पल्लवित और पुष्पित होती है। यह कुटीर और लघु पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित और पल्लवित करती है। यह कुटीर और लघु पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देती है। यह बड़े पैमाने के उद्योगों से साहचर्य स्थापित करने में भी सक्षम और समर्थ होती है। यह प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कृषि, पशुपालन एवं खनन को भी प्रोत्साहित करती है। ये द्वितीय क्रियाकलाप यानी उद्योग धंधों को भी हतोत्साहित नहीं करती, उसको भी प्रोत्साहित करती है। यह तृतीय क्रियाकलाप जो संचार एवं परिवहन से संबंधित हैं उनको भी प्रोत्साहित करती है। इसलिए हमको निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण जैसे भ्रमजाल में फंसकर अपने वास्तविक स्वरूप को खंडित करने से बचना चाहिए, रुकना चाहिए और अपने देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इस विषय पर बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इस अवसर पर इतना निवेदन करते हुए हम अपनी बात पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को।